नमस्कार साथियों, आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण 2100 प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों, इस श्रृंखला में आज जो क्लास रहेगी हमारी 19वीं क्लास रहेगी। इससे पहले हम 18 क्लासेस पढ़ चुके हैं और ये जो क्लास है हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चाहे भले वो एमपीएसआई हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, वर्ग 2 की जो तैयारी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा की, चाहे वो छात्र हो, चाहे वर्ग 3 वाले छात्र हो या वर्ग 2 के एमपी टेड वाले छात्र हो जहां पर हिंदी का वेटेज देता है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। क्लियर है? चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को कि जिन बच्चों ने अभी तक एमपी टेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा के लिए हिंदी का अगर कोर्स परचेस नहीं किया है तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, आपको माइंड फॉर एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से इस कोर्स को परचेस कर लेना है। आपको ये जो कोर्स है यहाँ पर 1299 से हो रहा है, लेकिन ऐप पर केवल 990 से होगा। तो यहाँ पर अभी होली का जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर का फायदा उठाकर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में, यानी 990 के प्राइस में ये कोर्स आपको अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे, माइंड फॉर एकेडमी को ऐप को डाउनलोड करोगे और वहां पर जाके इस कोर्स को परचेस कर लेना। इसकी जो वैधता रहेगी वो 12 महीने रहेगी। ठीक है, तो आपको ये क्लासेस रिकॉर्ड भी मिलेगी। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो उनको ऑनलाइन भी मिलेगी और बाद में ये क्लास रिकॉर्ड भी हो जाएगी। कभी बाई चांस अगर आप ये क्लास नहीं ले पाते हैं, ये आपको रिकॉर्ड फॉर्म में मिल जाएगी। इसके अलावा जो डेली क्लास ले रहे हैं जो बच्चे एमसीक्यू की, उन बच्चों से एक बार फिर बता देता हूँ कि मैंने 17 मार्च को एमसीक्यू की श्रृंखला में अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अलंकार से कितने प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन मिल सकते हैं वो मैंने इस क्लास में कराया था। इससे पहले मैं बात करूं 10 मार्च को मैं छंद जो टॉपिक है उसका उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया था कि छंद में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपके मैंने कवर कराए हैं आपको 10 मार्च को यूट्यूब पर। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है रस। इसकी क्लास मैंने ली थी बेटा 3 मार्च को। तो जिन बच्चों ने ये क्लास अभी नहीं देखी है तो वो बेटा फटाफट से इस क्लास को देख लें, ताकि रस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और ये भी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं। क्लियर है? इसके अलावा मैं बात करूं, जो बच्चे ईएसवी यानी कि व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उन्होंने फाउंडेशन कोर्स को परचेस नहीं किया है तो बेटा फटाफट से माइंड फॉर एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करो और इस कोर्स को परचेस करो। इसका शुल्क जो है वो 990 है। अभी ऐप पर आपको 990 से होगा, यहाँ पर भले ही आपको 1499 नजर आ रहा है, लेकिन होली के ऑफर में आपको बहुत ही कम शुल्क में ये कोर्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से व्यापम के अंतर्गत जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को भी होली के त्यौहार पर एक सौगात लेकर आया है माइंड फॉर, और आप सभी के लिए वहां पर डिस्काउंट में, रीजनेबल रेट में आपको कोर्स मिल जाएगा। चलिए, अब हम बात करें क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? और इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूं, जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके बाद जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा तो बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलती रहे। ठीक है, अब हम बात करें क्लास की। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है बेटा, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि सभी बच्चे जुड़कर इस क्लास के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीख जाएं और ठीक ठाक नंबर आपके एग्जाम में से आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे जुड़ चुके हैं बेटा फटाफट से क्या करना है, आपको लिंक शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, ताकि वो भी इस क्लास के माध्यम से अपने महत्वपूर्ण अंक पका सके। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है और पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? क्या कह रहा है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से बताना है कि क्या आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए, फटाफट से आंसर बताना है कि 4 ऑप्शन आपके सामने है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन कह रहा है स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ।
स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। तो निम्न में से कौन सा आंसर रहेगा? फटाफट से आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि किसे अनुस्वार कहा जाता है। क्लियर है बेटा? चलिए भाई किसको अनुस्वार कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, फटाफट से आंसर देना है किसको अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई देखिए भाई, ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनि है। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनि है। स्वर हमारे क्या होते हैं सर? छोटा आ से लेके और जो औ से औरत है वहां तक के जो स्वर होते हैं उनको क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्लियर है? और मूल स्वर के बाद, मूल स्वर के जस्ट बाद क्या आता है? हमारा अम आता है, और इसके बाद क्या आता है? आहा आता है। इसी बेटा, इसी अम को हम क्या कहते हैं? इसी अम को हम अनुस्वार कहते हैं। इसी अम को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और जो आहा दे रखा है इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो यहां पर नासिक की ध्वनि है, इसका उच्चारण नाक से होता है। इस कारण से जो ऑप्शन नंबर बन रहेगा वो आंसर रहेगा। ठीक है, और अम और आहा को एक नाम से और जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? आइए जानते हैं हम। ठीक है, इन ध्वनियों को हम अयोग्य बा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग्य बा भी कहते हैं। और अयोग्य बा क्यों कहते हैं इसके पीछे का कारण जानिए। देखिए, दो शब्द हैं, आ योग बहा। आ के योग से बने शब्द, आ के योग से, आ के योग से, योग से बने शब्द, बने वर्ण, बने वर्ण। जो 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 बाहर लिखा रहा है उसका मतलब होता है जो व्यंजन ध्वनि को बहन करे। जो व्यंजन ध्वनि को, व्यंजन ध्वनि को बहन करे, तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हम अयोग्य वाह कहते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, इस अनुस्वार का प्रयोग कहां कहां पर होता है, ध्यान से देखिएगा। जो भी हमारे वर्ग होते हैं, जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, जैसे का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है हमारा, टा वर्ग होता है हमारा, इसके अलावा ता वर्ग होता है, और पा वर्ग होता है। क्या होता है? 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं में अगर का वर्ग की बात करूं तो का वर्ग का अगर पंचमाक्षर की बात करूं तो क्या है? अंगा। चा वर्ग की बात करूं तो क्या है भाई? इया। और टा वर्ग की बात करूं तो टा क्या है? अणा। और ता वर्ग में पंचमाक्षर क्या है? ना। और पा वर्ग में पंचमाक्षर क्या है बेटा? पा है। ठीक है, अब ये जो पंचमाक्षर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम नासिक के व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें नासिक के व्यंजन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हवा जो रहती है मुख से कम और नाक से ज्यादा निकलती है, इसी कारण इनको हम पंचमाक्षर कहेंगे। अब यहां ध्यान से देखिए, अब ये शब्द लिखा है गंगा। क्या शब्द लिखा है? गंगा। अब आपको ये देखना है कि जो गा है वो किस वर्ग का अक्षर है? सर जो गा है वो हमारे का वर्ग का अक्षर है। जब भी किसी वर्ग का अक्षर आए और उससे पहले अनुस्वार आए तो अनुस्वार हमारा किस बदल जाता है? उसके पंचमाक्षर बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये गंगा शब्द जो है वो हमारा किस प्रकार से लिखाएगा? हमारा जो गंगा शब्द है वो कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गंगा। इसी प्रकार से चा वर्ग का पंचमाक्षर क्या है बेटा? चा वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? चा वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? इया। तो हम जो अनुस्वार को इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से इसमें जोड़ के लिखेंगे। क्लियर है? संजय के अलावा मैं बात करूं टा वर्ग, टा वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? डा। तो मैंने यहां पर एक शब्द लिखा जिसका नाम क्या है? अंडा। तो अंडा डा है, तो डा से पहले क्या आ रहा है? हमारा पंचमाक्षर आ रहा है, तो अनुस्वार आ रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? जिसके पंचमाक्षर लिखेंगे इसको बोलेंगे अंडा। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है, हमें शब्द दिखाई दे रहा है हिंदी। ठीक है, अब आपको द देखना है, द किस वर्ग का है? सर द ता वर्ग का है। इसके पहले क्या आ रहा है? हमारा अनुस्वार आ रहा है, तो इसको लिखेंगे तो हमारा पंचमाक्षर किस में बदल जाएगा? अनुस्वार किस में बदल जाएगा? पंचमाक्षर में। इसी प्रकार यहां पर दे रखा है शब्द पंप। क्या दे रखा है? पंप। अब पा से पहले क्या देखना है? अनुस्वार आया, तो अनुस्वार अपने किस अक्षर में लिखाएगा? पंचमाक्षर में लिखाएगा। तो इस प्रकार से हमारा अनुस्वार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इनको नासिक की ध्वनि भी कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में हवा जो रहती है मुख से कम और नाक से अधिक निकलती, इनको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है फटाफट से, जल्दी से। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है? देखना है कि ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन से हैं। क्लियर है? चलिए, ए दे रखा है हमारे शा, सा, शा, हा, और बी दे रखा है ता, था, दा, धा, टा दे रखा, फिर सी दे रखा है आपका टा, ठा, डा, ढा। क्लियर है? इसके बाद चा दे रखा है हमारा, चा बोलते चा, छा, जा, झा। तो फटाफट से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। क्लियर है? चलिए, जिन बच्चों ने वर्णमाला क्लास ली है और
जिनने थ्योरी कंप्लीट की है तो उन लोगों को जरूर पता होगा कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। क्लियर है? परिभाषा में बता देता हूं कि परिभाषा बता देता हूं क्या होता है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हीं को हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्लियर है? तो जिन बच्चों का आंसर ए है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो बी नहीं हो सकता, बी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ता था दा धा, बेटा ये ता वर्ग के अक्षर है। किस वर्ग के अक्षर है? ता वर्ग के अक्षर है। ये सारे के सारे किस वर्ग के अक्षर है? ता वर्ग के अक्षर है। क्लियर है? इस ये किस वर्ण के अंतर्गत आएंगे? ता वर्ग के अंतर्गत आएंगे। इनको एक नाम से और जाना जाता है, इनको माधुर्य, माधुर्य, इनको क्या नाम से जाना जाता है, सॉरी, हाँ सॉरी, इनको हम कहते हैं, हाँ, जो हमारा ता वर्ग जो है हमारा, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? ये हमारा किसके अंतर्गत आता है? कठोर वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, कठोर वर्ण के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा मैं बात करूं, जो हमारा पहला आंसर है वो बिल्कुल सही रहेगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। परिभाषा क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्लियर है? अब जो लास्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, जो लास्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, चा, छा, जा, झा, बेटा इनको कहते हैं हम स्पर्श, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसको क्या कहते हैं हम? इनको कहते हैं हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन इनको कहा जाता है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं कि ऐसे वर्गीय व्यंजन या ऐसे स्पर्श व्यंजन जिनके उच्चारण में और वर्ण के तुलना में ज्यादा घर्षण पैदा हो, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं? अगर हम स्पर्श व्यंजन में से, स्पर्श व्यंजन में से, स्पर्श व्यंजन में से, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, अगर हम स्पर्श व्यंजन में से पंचमा अक्षर, सभी वर्गों के पंचमा अक्षर को घटा दें, किसको घटा दें? सभी वर्गों के पंचमा अक्षर, सभी वर्गों के पंचमा अक्षर को हटा दें, पंचमा अक्षर को हम हटा दें, कितने होते हैं बेटा? संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है, इसको हटा दें। और इसके अलावा हम किसको हटा दें? हम चलिए, तो हम इनको हटा दें। क्लियर है? और पंचमा अक्षर को हटा दें और बाकी इन वर्णों को छोड़ दें, तो जो हमारे बच्चे को जो शब्द कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? इन वर्णों को भी इसमें से हटा देते हैं। क्या कर, इनको हटा देते हैं, स्पर्श संघर्षी को हम हटा देते हैं। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन को भी इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, तो उनकी संख्या कितनी है बेटा? 4। ठीक है, 4 और 5 कितने होते हैं? 9। और 25 में से जैसे ही 9 जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा आंसर? 16। और जो 16 कहलाएंगे वो कहलाएंगे स्पर्शी व्यंजन। क्या कहलाएंगे? स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, एक होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन सा होता है सर? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण में मुख के सारे अंगों से हवा जो है वो टच करती है, उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। और इन्हीं स्पर्श व्यंजन में से अगर सभी वर्गों के पंचमा अक्षर को हटा दें और संघर्षी व्यंजन को हटा दें, यानी स्पर्श संघर्षी व्यंजन को हटा दें, तो बचे हुए व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, और ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, इनको हम एक नाम से और जानते हैं, इन्हें एक नाम से और जानते हैं, इनको क्या कहते हैं? हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। 11 लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं? 11 लावा व्यंजनों को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए बता देता हूं मैं। स्पर्श व्यंजन तो हो ही नहीं सकता, आपको सबको पता है, क्योंकि अभी हमने देखा है स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं सर? स्पर्श व्यंजन जो होते हैं जिनकी संख्या 25 होती है और ये का से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं? माँ तक होते हैं। ठीक है, और माँ के बाद ही हमारे 11 अलावा स्टार्ट होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन हो नहीं सकता सर। ऊष्म व्यंजन भी नहीं हो सकता, या तो आपका अंतस्थ व्यंजन होगा या फिर उपयुक्त में उससे कोई आंसर होगा। तो फटाफट से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, फटाफट से आपको कमेंट में उस पर आंसर देना है कि कौन सा इसका आंसर सही रहेगा। क्लियर है भाई? चलिए तो स्पर्श व्यंजन हम जान चुके हैं, संघर्षी व्यंजन भी हम जान चुके हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी जान चुके हैं और स्पर्शी व्यंजन भी जान चुके हैं। अब आपको बताना है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा हो, सॉरी 11 अलावा क्या होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, बी बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। क्या है? अंतस्थ व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं? 11 अलावा कहते हैं। क्या कहते हैं? 11 अलावा। ठीक है, इसकी मैं परिभाषा की बात करूं तो ये क्या होती है इसकी परिभाषा? कि ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण, ऐसे व्यंजन जिनका जिनका उच्चारण स्वर, स्वर व व्यंजन के मध्य होता है। स्वर व व्यंजन के मध्य होता है। स्वर व व्यंजन के मध्य होता है। व्यंजन के
मध्य होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। मध्य होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो बिल्कुल सही आंसर है बी, बिल्कुल। चलिए अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन आ चुका है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इनमें से बताना है आपको जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो कौन सा है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर। इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको, ठीक है। चलिए अरे आपको जो लगे, जो आपके सही है आपको बता, तो आपको बताइए फटाफट। चलिए ये शुद्ध वर्तनी वाला बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है, ठीक है। चलिए धोबिनी नहीं होता, ना धोबनी होता है, धोबीन भी नहीं होता। आंसर क्या रहेगा हमारा, धोबिन रहेगा। क्या रहेगा, धोबिन रहेगा। यानी कि धोबी का स्त्रीलिंग क्या होगा, धोबिन होगा। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा, ए रहेगा। तो जिस बच्चों का आंसर ए था बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं ए, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। चार ऑप्शन आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो भागीरथी शब्द है वो निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको फटाफट से क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। चलिए भाई भागीरथी शब्द में से कौन सा शब्द जो है वो सही है, ठीक है। चलिए बताइए। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा जो शब्द है हमारा वो सही है, ठीक है। भागीरथी में से कौन सा सही है, ठीक है। चलिए बिल्कुल जिन बच्चों का आंसर ए है बिल्कुल गलत है, ठीक है। और जिनका सी आंसर है वो भी गलत है। जिन बच्चों का आंसर बी है बिल्कुल सही है, क्योंकि भागीरथी का जो सही मीनिंग क्या होता है, भागीरथी कौन है, भागीरथी जिन्होंने क्या करा था, गंगा को तपस्या करके कहां पर लाए थे, धरती पर लाए थे, ठीक है। इसलिए गंगा का एक नाम क्या मिलता है, भागीरथी मिलता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तीनों चारों दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न में से आपका कौन सा जो आंसर है वो सही है, क्लियर है। चलिए जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं बेटा, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि क्लास में और भी बच्चे जुड़कर इस टॉपिक के माध्यम से अपने नंबर पका सके, ठीक है। चलिए भाई चलिए जो बच्चे आंसर डी लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। ना आंसर ए होगा ना बी होगा, आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। क्या होता है, विरहणी होता है। क्या होता है, विरहणी होता है, ठीक है। जो विरह में व्याप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, विहरणी बोलते हैं, विरहणी, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। अब आप में से बताना है, इनमें से बताना है स्वर संधि किस में से। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, नमस्कार, जगदीश, भानुदय और दुर्लभ। तो आपको ये बताना है निम्न में से कौन से शब्द में स्वर संधि है, ठीक है। और ये भी बताना है और बाकी शब्दों में कौन संधि है, नमस्कार में कौन संधि है, जगदीश में कौन संधि है, और आपको भानुदय में कौन संधि बताना है। इसके अलावा आपको दुर्लभ में भी बताना है कौन संधि है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए रखे हैं, तो बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कि कौन सा आंसर जो है हमारा सही है। तो स्वर संधि का आपको बताना है, इसमें से उदाहरण बताना है, ठीक है। चलिए फटाफट से बेटा बताइए आंसर। बहुत शानदार, अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं आप लोगों की, काफी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। इतने देखो अभी इतने कैपेबल बन जाओ कि एग्जाम में आपके सामने समस्या भी आए ना तो आप डरो ना, ठीक है। बिल्कुल आपको देखो क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा जाता है तो हम सोचते हैं कि ये होगा ये होगा। आपको करना क्या है, अगर नहीं आ रहा है तो रिजेक्ट करना सीखना है। कैसे कि सर ये नमस्कार जो शब्द दे रखा है ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इसको एक जगह और देखा है। कहाँ पर देखा है सर, मैंने इसको एक जगह पर देखा है और उस संधि का नाम है हमारा कौन सा, विसर्ग। क्योंकि मैंने एक शब्द देखा है नमा, नमा दन कार, तो ये सर मैंने विसर्ग संधि में देखा है, ठीक है। इसलिए आंसर ये तो हो ही नहीं सकता। जगदीश सर ये तो पहचाना पहचाना सब लग रहा है, ये तो मैंने इसको देखा है, जगत धन ईश कहाँ पर देखा है सर, ये ऐसा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। जब भी प्रथम वर्ग का मेल किसी स्वर से हो तो प्रथम अक्षर किस में बदल जाता है, तृतीय अक्षर में। तो ता किस में बदल जाएगा, दाम बदल जाएगा। तो ये हमारा किसका उदाहरण है सर, ये तो हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये तो हो ही नहीं सकता।
ठीक है। और ये हमारा किसका उदाहरण है सर? ये व्यंजन का है, ये भी नहीं हो सकता। फिर हम आते हैं किस पर? तीसरे पे। तीसरा देखते हैं। अच्छा, ये शब्द देखा देखा सा लग रहा है, मैंने एक शब्द सुना है भानु, भानु धन उदय, भानु धन उदय। जब भी छोटा ऊ का मेल छोटा ऊ से होता है तो क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? भानु उदय। और ये कौन संधि है हमारी? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी है हमारी? दीर्घ स्वर संधि। तो क्वेश्चन ने हमसे संधि पूछा है, वो भी कौन संधि? स्वर संधि। तो आंसर ये रहेगा। ठीक है सर, ये क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये हमारा एक शब्द है दू धन लब। क्या है? दू धन लब। जब भी विसर्ग के पहले छोटा हुआ है और विसर्ग के बाद क्या है? यारा लावा है, तो जो विसर्ग रहता है वो किस बदल जाता है? आधे राम बदल जाता है। और ये किस संधि का उदाहरण है सर? ये हमारा किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसलिए आंसर कराएगा हमारा सी रहेगा। चलिए, अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताना है आपको कि बी बी विद्यार्थी, विद्याधनार्थी, विद्याधन, विद्याया धन आलय और विद्याधन औलय होता है। तो बताइए फटाफट से क्या ऑप्शन रहेगा। ठीक है, सही है बताना है आपको, और यही बताना है इनमें से जो सही आंसर है उसमें कौन सी संधि है। क्लियर है? चलिए, चलिए बेटा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सब लिंक को शेयर करना है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि भाई आप लिंक को शेयर नहीं करोगे। क्लियर है? चलिए, देखिए ध्यान से, यहां पर जो शब्द दे रखा है बी, बी, सर ये बी और बी मिल रहे हैं, ये कौन सी संधि है? ये तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, विद्याधन औलय, ये हमने सुना ही नहीं है। विद्याया धन आलय, तो ये विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय हो जाएगा, ये तो कभी देखा ही नहीं है आपने। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा? बी। किस प्रकार से रहेगा? ध्यान से देखिए, एक शब्द है हमारे सामने विद्या और एक शब्द है हमारे सामने क्या है? आलय। क्या है हमारे सामने? एक है विद्या और एक क्या है हमारा? आलय। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो विद्या शब्द है उसके पीछे जो जो या है उसमें क्या छिपा है? बड़ा। और ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे आलय में भी क्या है? सॉरी, आरती है ना, आरती। तो आरती दे रखा है, तो इस कारण से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? यहाँ पर कर देते हैं किसको? यहाँ पर क्या कर देते हैं? इसको अर्थी कर देते हैं। ठीक है, अब आपको अर्थी शब्द जो दिखाई दे रहा है, अर्थी शब्द का क्या करना है? आपको आउट आना है। यहाँ पे क्या बचा है आपका? शब्द बचा है, उसको जोड़ते हुए लिख देंगे वर्ण को, और इन दोनों के मेल को, इन दोनों के मेल को हम क्या बना देंगे? बड़ा बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा आपका? रति। और यहाँ पर क्या बचा आपका? बी, द और या। ठीक है, इस प्रकार से जो शब्द बनेगा हमारा क्या बनेगा? विद्यार्थी। और बेटा जो आंसर जो हमारा रहेगा वो बिल्कुल सही रहेगा भी। और जो संधि जो है हमारी कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सा है हमारा? दीर्घ स्वर संधि जो रहेगा हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए भाई, बिल्कुल सही आंसर था बच्चों का। नवा क्वेश्चन क्या है? राजेंद्र शब्द में संधि बताना है आपको, राजन शब्द में। ठीक है, राजन शब्द में आपको क्या करना है? संधि बताना है कि राजन शब्द में कौन सी संधि है। क्लियर है? चलिए, देखिए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आपसे हो सकता है ऐसे ही क्वेश्चन डिक्टेड आ जाए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए, आंसर आ रहा है बच्चों का गुण स्वर संधि। ठीक है, देखिए जिन बच्चों ने दीर्घ लगाया है और वृद्धि लगाया है उनका नहीं हुआ, आंसर क्या रहेगा हमारा? गुण रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा? ध्यान से देखिए, एक शब्द है हमारे सामने राजा, ठीक है, और एक शब्द हमारे सामने क्या है? इंद्र। क्या है? राजा और इंद्र दे रखा है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो हमारा संधि का नियम कहता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है बेटा? बड़ा, और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? छोटी। अब इन दोनों के मेल से क्या होगा? आ और ई को जब भी मिलाते तो क्या बनता है? ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बिंदी है हमारी इस पे लग जाएगी आकर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, और या फिर मैं इसको यहाँ पर भी लगा सकता हूँ, पर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बचा आपका? रा और हलंत बचा है। ठीक है, जया में जैसे ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? रा और जय। ठीक है, और ये बिंदी आपको यह लगाना तो यह लगा लो, और नहीं तो हम ना के साथ इसको जोड़ देते तो ये क्या हो जाएगा? राजत हो जाएगा। देखिए ये पंचम अक्षर है, दा में आ रहा है तो दा का पंचम अक्षर कहता है ना, तो इसमें जुड़ चुका है। ठीक है, और ये संधि हमारी कौन सी रहेगी? गुण संधि रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार ऐसे ही शब्द और आते हैं, जैसे धन आपसे पूछता है रा का धन ईस, रा का धन ईस। ठीक है, और आपसे पूछता है उमा धन ईस। क्या पूछता है? उमा धन ईस। ठीक है, और यही हमारा इसी प्रकार शब्द बनता है आ
इसमें से बाहर निकलेगा और ई इसमें से बाहर निकलेगी, और ये दोनों मिलके किसको बनाएंगे, ए को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, ए को बनाएंगे। यहाँ पर क्या बचा है, सा, और यहाँ पे क्या बचा है, राख। क्या बचा है, राख। ठीक है, ये पूछता है राखा होता है, राख नहीं होता। ठीक है, और इस प्रकार शब्द क्या बनेगा, राकेश बनेगा। ये भी गुण संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार यहाँ पर दे रखा है उमा। उमा में क्या करना है आपको, बड़ा सब बड़ा बाहर निकालना है, और यहाँ पर ईस में से क्या करना है, ई बाहर निकालना है। ठीक है, चलिए यहाँ और दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, सा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, उम बचेगा। ठीक है, उम और ए जोड़ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उमे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सा, उमेश हो जाएगा। क्लियर है, और ये हमारी दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्लियर है, चलिए इसी प्रकार महादानीस, तो ये महेश हो जाएगा, महादानीस कर दोगे तो महेश हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलिए अब पूछ रहा है क्वेश्चन, अन्न जल में आपको बताना है कौन सा समास है। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, अन्न जल में कौन सा समास है। ठीक है, चलिए भाई, अन्य जल में बताना है आपको कौन सा समास है। क्लियर है, अन्य जल, दो शब्द दे रखे हैं, एक तो दे रखा है अन्न और एक दे रखा है जल। ठीक है, चलिए भाई ध्यान से देना है, जिन बच्चों जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट से आंसर देना है आपको, अन्न जल। बहुत शानदार, अति उत्तम, अच्छा प्रयास हो रहा है आप लोगों के द्वारा। चलिए भाई, अन्य जल का आंसर क्या रहेगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये तो बिल्कुल सरल उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, दोनों शब्दों का विग्रह करके देखना है, अन्न और जल। अब ध्यान से देखना है, और किस में आता है सर, अन्न और जल जो है हमारा, और किस में आता है सर, और हमारा द्वंद्व समास में आता है। कर्मधारय कब होता है, जब ये दोनों क्या होते हैं, विशेषण विशेष होते हैं। बहुव्रीहि कब होता है, जब दोनों पद किसी तीसरी विशेषता बताते हैं। तत्पुरुष कब होता है, जब इनके बीच विभक्ति चिन्ह होता है। इसलिए आंसर कराएगा द्वंद्व। कैसा रहेगा, अन्न और जल। तो बेटा अन्न और जल किस द्वंद्व समास की ओर संकेत कर रहा है, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। क्या है, एक दूसरे के पूरक है। जब भी पूरक वाला संबंध रहता है तो कौन सा रहता है हमारा, इतरेत्तर द्वंद्व रहता है। कौन सा रहता है, इतरेत्तर द्वंद्व जो रहेगा हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, इसलिए आंसर कराएगा हमारा ए रहेगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कौन सा समास है, तो बताना है आपको, क्या द्विगु समास है, क्या अव्ययीभाव समास है, क्या कर्मधारय समास है, या हमारा तत्पुरुष समास है। फटाफट से आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलिए फटाफट से, जितने भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट से आंसर देना है। क्लियर है, चलिए भाई, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। ठीक है, अष्टाध्यायी में बताना है आप लोगों को कौन सा समास है। चलिए बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, बिल्कुल सही आंसर है द्विगु समास। क्यों आंसर है, देखिए अभिभाव कब होता, जब पहला शब्द क्या होता हमारा, अवयव होता। ठीक है, कर्मधारय कब होता, जब विशेषण विशेष का संबंध होता। अब यहां पर हम इसका विग्रह करके देखते हैं 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह। ठीक है, तो अष्टाध्यायी क्या होता है, 8 अध्यायों का समूह। ठीक है, इसलिए हमारा क्या रहेगा इसमें सर, हमारा द्विगु समास रहेगा, क्योंकि पहला शब्द क्या है बेटा, संख्यावाची विशेषण है। इसमें क्या है हमारा, संख्यावाची क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो जब भी किसी शब्द में संख्यावाची विशेषण आए तो वहां पर हमारा क्या आंसर रहता है, द्विगु समास आंसर रहता है। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, भरपेट में आपको बताना है कौन सा समास है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, भरपेट में आपको बताना है कौन सा समास है। क्लियर है, भरपेट में आपको बताना है कौन सा समास है। ठीक है, चलिए भाई।
देखिए अभी से आप एग्जाम से पहले अगर तैयारी अगर सही ढंग से रखोगे तो आपको लास्ट टाइम पे घबराना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी एमसीक्यू लगा लगा के प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप ऑप्शन देख के बिल्कुल खटाक से कर दोगे। देखो यहाँ पर दे रखा है भर और पेट, क्या दे रखा है भर पेट, और हो सकता है यही के एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ जाए डबल से, ठीक है। भरपेट दे रखा है तो भरपेट में देखना है भर और पेट, यानी कि पेट भर के, पेट भर के, पेट भर के। तो जब भी हमारे शब्द में पहला शब्द अवयव नजर आया तो हमारा कौन सा होता है अवयवी। तत्पुरुष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है। कर्मधारय एक कब होता है जब विशेषण विशेष का संबंध रहता है। द्वंद्व कब रहता है जब दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आंसर कराएगा ए। चलिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, पूछा है। क्या पूछा है, स्त्रीलिंग नहीं है। क्लियर है। चलिए बताना है आपको निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। क्लियर है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, नहीं है। क्लियर है। ज्यादातर इसमें स्त्रीलिंग होंगे, इनमें से एक नहीं होगा, तो वो ही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, वायु का मतलब क्या होता है, हवा, हवा उड़ती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, पहला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, पहला तो हो ही नहीं सकता। रेणु जाती है, रेणु जाती है, ठीक है। सेतु, सेतु का मतलब क्या होता है, ब्रिज, यानी कि सेतु बन रहा है, सेतु बन रहा है। आपने सुना होगा राम सेतु, राम सेतु, तो इसलिए आंसर कराएगा हमारा सी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 पे जाना ही नहीं, आंसर कराएगा हमारा सी रहेगा। इनमें से बताना है कौन सा पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। आप बताना है आपको पुल्लिंग नहीं है, ठीक है। बाकी सारे पुल्लिंग होंगे, इनमें से बताना है आपको कौन सा पुल्लिंग नहीं है। क्लियर है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, इतने बच्चे जुड़े हैं। तो जिन बच्चों ने आंसर 13 का सी दिया था बिल्कुल सही है। अब आपको 14 का आंसर देना है, 14 का कौन सा रहेगा। चलिए बताइए फटाफट से। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, बताना है आपको। पूछना क्या है, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो नहीं है बताना है आपको। इनमें से ज्यादातर पुल्लिंग होंगे, इनमें से एक नहीं होगा। पहला सब क्वेश्चन क्या था, स्त्रीलिंग नहीं है, इसमें क्या पूछा है, पुल्लिंग नहीं है। क्लियर है। चलिए बताइए फटाफट से, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं। देखिए भाई, जो बच्चे डी बी आंसर लगा रहे हैं, छाता बिल्कुल गलत आंसर है। देखिए सूर्य हो ही नहीं सकता, सूर्य तो पुल्लिंग है। अमरूद मतलब क्या होता है आपका, जामफल यानी अमरूद होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, सूर्य हो ही नहीं सकता। छाता भी नहीं हुआ, आंसर कराएगा बी। कैसे हम पढ़ते हैं ना कि इसकी, देखो वाक्य में प्रयोग देखो, सब समझ में जाएगा। इसकी, जिन बच्चों का आंसर ए था बिल्कुल सही है। इसकी बनावट, इसकी बनावट बहुत बहुत प्यारी है, इसकी बनावट बहुत प्यारी है। तो बहुत प्यारी है, तो इसलिए आपको यहाँ पर प्यारा कब होता जब पुल्लिंग होता था। प्यारी क्यों है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, इसलिए आंसर कराएगा ये रहेगा। क्लियर है। अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है दूसरा, कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है। दही क्या है, दही स्त्रीलिंग है, दही पुल्लिंग है, दही नपुंसकलिंग है, दही उभयलिंग है। बताना है दही जो शब्द है हमारा, इसमें से कौन सा जो लिंग इसका रहेगा। क्लियर है। चलिए फटाफट से आंसर देना है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। दही में आपको बताना है कौन सा लिंग है, ठीक है। चलिए बताइए। चलिए नपुंसकलिंग नहीं रहेगा, ना उभयलिंग रहेगा, स्त्रीलिंग भी नहीं रहेगा। दही, कहते हैं ना दही जम रहा है, दही जम रहा है, बोलते हैं ना दही जम गया, दही जम गया, ठीक है, दही जम गया। तो आंसर क्या रहेगा, पुल्लिंग, ठीक है। दही के अलावा आपने सुना होगा दूध, दूध हुआ, मक्खन हुआ, मक्खन हुआ, ठीक है, तेल हुआ, तेल हुआ, घी हुआ, ठीक है। ये सारे शब्द हमारे क्या होते हैं, सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग कौन सा होता है सर, स्त्रीलिंग में छाछ होता है। छाछ जो होती है वो क्या होती है,
स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना है, बाकी सब ये क्या होते हैं हमारे पुल्लिंग होते हैं। छाछ के अलावा लस्सी हुई, लस्सी भी किस में आती है हमारी सर, स्त्रीलिंग में आती है, क्लियर है। तो ये आंसर याद रखना है आपको, क्लियर है। चलिए अब आपके सामने कह रहा है वचन का अर्थ क्या होता है, वचन का अर्थ क्या होता है बताइए, क्या होता है वचन का अर्थ, बताइए फटाफट से। ये वचन शब्द का पूछा है, क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा है कि वचन का अर्थ क्या होता है, बताइए। अर्थ क्या होता है, किसी ने आपसे वचन कहा तो वचन का अर्थ क्या होता है, कहना, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वचन का अर्थ क्या होता है, कहना। वचन क्या होता है कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहना होता है कि जब भी हम किसी भी संख्या का निर्धारित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक वचन और बहुवचन कहते हैं। और हिंदी में हमारे कितने वचन होते हैं सर, हिंदी में हमारे दो वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा शब्द सदैव सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, सदैव मतलब हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग हुआ है, इसका कभी भी एक वचन नहीं बनेगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कौन सा रहेगा, क्लियर। सदैव बहुवचन वाला शब्द बताइए, ठीक है। सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा रहेगा। चलिए बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों का आंसर ए है बिल्कुल क्या है हमारा, ए सही आंसर है। देखिए सदैव सदैव एक वचन वाले शब्द कौन कौन से बता देता हूँ। एक तो हमारे प्राण है, प्राण सदैव एक वचन में प्राप्त होता है। इसके अलावा हस्ताक्षर जो शब्द हुआ, हस्ताक्षर शब्द हुआ। इसके अलावा हमारा शब्द हुआ दर्शन, क्लियर है। ये शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं। दर्शन के अलावा हमारे क्या होते हैं, बाल, ठीक है। बाल भी हमारा किस में प्रयोग होता है, बाल हुए, हस्ताक्षर हुए, दर्शन हुए, आंसू जो हुए, आंसू भी हमारे किस में प्रयोग होते हैं, सदा। सदा सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द है, इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा, क्लियर है। भक्ति की भक्तियां हो सकती है, भक्तियां, शिशु का शिशुओं, ठीक है। पुस्तक के पुस्तकों हो सकता है, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा, ए रहेगा। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, वचन जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। बताना है कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से। तीन सही रहेंगे, एक जोड़ा जो रहेगा गलत रहेगा, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट से कौन सा जोड़ा जो है इसमें गलत है। चलिए ध्यान से देखिए, देखिए सोना का सोना ही होता है, धेनु मतलब गाय होता है, गाय का धेनु होता है, छात्र का छात्रगण होता है। लेकिन आटा का आटे नहीं होता, आटा का आटा ही होता है, क्योंकि आटा हमेशा किसमें प्रयोग होता है हमारा सर, एक वचन और बहुवचन में भी सेम प्रयोग होता है, क्लियर है। चलिए राम सीता से सुंदर है, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बताइए कि इनमें से बताना है कि बताइए राम सीता से सुंदर है, तो इनमें से बताना है आप लोगों को कि कौन सा कारक है, ठीक है। तो कारक में इस प्रकार के वाक्य भी पूछ लिए जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको एक चीज तो पता होगा कि यहाँ पर से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से तो हमारा सर करण में भी आता है, और से हमारा अपदान में भी आता है। इसके अलावा संप्रदान के लिए आता है, क्या आता है, के लिए आता है, ठीक है। और हमारा संबंध में क्या आता है, का, की, के। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कि राम सीता से सुंदर है। इस वाक्य में ये बताना है आपको कि कौन सा कारक का प्रयोग होगा। तो बताइए फटाफट से जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं।
चलिए बताइए बेटा फटाफट से। बिल्कुल, जो बच्चा आंसर दे रहा है बेटा करण से, वो नहीं रहेगा, क्योंकि करण से का मतलब क्या होता है, करण से का मतलब क्या होता है, के द्वारा का सेंस निकलता है, ठीक है। और यहां पर क्या निकलता है, अलग का सेंस निकलता है, ठीक है। लेकिन अलग के अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं आपके, अलग के अलावा जब भी किसी से किसी की तुलना की जाती है, किसी को बेटा नीचे दिखाया जाता है किसी व्यक्ति से, तुलना का सेंस आए, जब भी तुलना का भाव आए, तो तुलना का भाव जब भी आपको सेंटेंस में दिखे कि बता देना कि वहां पर क्या होता है, हमारा अपादान कारक है। जैसे कि मोहन सोहन से ऊंचा है, ठीक है, तो यहां पर अपादान कारक आएगा, क्योंकि तुलना का सेंस जब भी होता है हमारा क्या आता है, अपादान कारक, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कारक के भेद बताइए, ठीक है, कारक के भेद बताइए, क्लियर है। चलिए बताइए फटाफट से कारक के भेद क्या होंगे। चलिए बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। 8 भेद रहेंगे, क्या रहेंगे, 8 भेद रहेंगे, क्लियर है। चलिए अब वो कौन कौन से होते हैं, आइए एक बार हम देखते हैं, क्लियर है। कारक के आपसे पूछे कि 8 भेद वो कौन कौन से होते हैं, जो हमारे एग्जामिनर ने पूछा है आप लोगों से, कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, 8 हमारे भेद होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, ठीक है। चलिए भाई, चलिए ध्यान से देखिए कौन कौन से होते हैं सर, 8 होते हैं, कौन कौन से होते हैं सर, हमारा कर्ता होता है, कितने कारक होते हैं सर, हमारा 8 कारक होते हैं, कौन कौन से होता है, कर्ता कारक होता है, कर्म होता है, ठीक है, करण होता है, ठीक है, संप्रदान होता है, संप्रदान कारक होता है, और अपादान कारक होता है, अपादान होता है, ठीक है, संप्रदान अपादान, संबंध होता है, संबंध कारक होता है, और हमारा अधिकरण कारक होता है, और लास्ट क्या होता है हमारा, संबोधन कारक। कौन सा होता है, संबोधन कारक, ठीक है, संबोधन कारक, ठीक है। अब आपसे बात करूं मैं, ये इनकी विभक्ति की बात करूं, तो इनकी 8 विभक्ति होती है, कौन कौन सी, यहाँ पर जो विभक्ति होती है वो कौन सी होती है, प्रथमा, ठीक है, यहाँ पर जो विभक्ति होती है कौन सी होती है, द्वितीया, ठीक है, और यहाँ पर जो विभक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, तृतीया, और हमारी यहाँ पर जो विभक्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, चतुर्थ विभक्ति, और यहाँ पर जो व्यक्ति होती है उसको बोलते हैं पंचमी विभक्ति, और यहाँ पर जो व्यक्ति रहेगी उसको क्या बोलेंगे, षष्ठी विभक्ति रहेगी, और यहाँ पर रहेगी आपकी सप्तमी, और यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, अष्टमी विभक्ति रहेगी, क्लियर है। अब आपसे पूछेगा इनका कारक चिन्ह, ठीक है, क्या पूछेगा, कारक चिन्ह, ठीक है, इनसे पूछेगा आपसे कारक चिन्ह। तो कर्ता का जो कारक होता है, कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, कर्ता न, ठीक है, कर्ता न, कर्म को, कर्म को करण से, लेकिन जो से का जो यूज होता है वहां किस फॉर्म में होता है, के द्वारा के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, के द्वारा, करण से, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, लेकिन यहाँ पर जो से होता है वो किसका सेंस में होता है, अलग के सेंस में होता है, क्लियर है, किसके सेंस में होता है आपसे पूछा जाए, अलग के सेंस में होता है, या पृथक के सेंस में होता है, या बेटा अलगाव के सेंस में होता है, किसके सेंस में होता है, अलगाव के सेंस में होता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा मैं बात करूं के द्वारा के अलावा यहाँ पर एक और प्रयोग होता है, यहाँ पर अगर को आ जाए, क्या शब्द आ जाए, को आ जाए, तो को के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करूं संबंध का, क्या होता है, का की के, का की के, ना नी ने, ना नी ने, रा री रे, रा री रे। जैसे राम का घर, राम की गाड़ी, राम के पिताजी, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने पिताजी, मेरा घर, मेरी मेरी गाड़ी, और मेरे पिताजी, तो रारी का ऐसा प्रयोग होता है, ठीक है। अधिकरण में क्या रहता है, मैं और पर, अधिकरण में क्या रहता है, मैं और पर, ठीक है। और संबोधन में क्या रहता है, हे और अरे, हे और अरे, ठीक है। अब ये तो आपको बच्चों बच्चों को जानते होंगे सर, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं विभक्ति, क्या बोलते हैं इनको हम, इनको बोलते हैं हम विभक्ति, क्या बोलते हैं इनको हम, विभक्ति बोलते हैं, ठीक है।
और इनको क्या बोलते हैं हम, कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कारक बोलते हैं। और कारक का एक और नाम है जिसको बोलते हैं परसर्ग। क्या बोलते हैं, परसर्ग, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारे होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कारक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कारक चिन्ह इनको कहा जाता है, ठीक है। अब हमारे वाजपेयी जी हैं, हमारे वाजपेयी जी ने 6 माना है, ठीक है। किशोरी दास वाजपेयी जी ने, किशोरी किशोरी दास वाजपेयी जी ने, वाजपेयी जी ने जो हिंदी के बहुत बड़े व्याकरणविद है, वाजपेयी जी ने कारक की संख्या कारक की संख्या कारक की संख्या 6 मानी है। कितनी मानी है, 6 मानी है, ठीक है। तो 6 मानी है, तो वो 6 कौन कौन सी है, ठीक है। उन्होंने संबंध कारक को नहीं माना और संबोधन को नहीं माना, बाकी सबको माना है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी 6 माने हैं, बाकी इनको उन्होंने नहीं माना है, ठीक है। इतना आया समझ में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि वाजपेयी जी के अनुसार कारक की संख्या कितनी है, कारक की संख्या कितनी है, 6 माने। कर्ता माना है उन्होंने, कर्म माना है, करण माना है, संप्रदान माना है, अपदान माना है, अधिकरण माना है, लेकिन संबंध और संबोधन नहीं माना है। याद कैसे रखोगे, सा से संबंध और सा से संबोधन, इन दोनों को छोड़ देना है, बाकी उन्होंने 6 माने। कितने माने हैं, किशोरीदास वाजपेयी जी ने माने हैं। इनकी जो पुस्तक है, इनकी पुस्तक आपसे एग्जाम में पूछी जाता है, किशोरीदास वाजपेयी जी की पुस्तक है, वो क्या है बेटा, पुस्तक आपसे पूछी जाती है। इनकी पुस्तक का नाम है क्या है, हिंदी शब्दानुशासन। क्या है बेटा, हिंदी शब्दानुशासन, ठीक है। 1954 में इनकी पुस्तक जो थी वो इन्होंने बनाई थी। क्या नाम था हिंदी शब्दानुशासन। किसकी पुस्तक है, किशोरीदास वाजपेयी जी की पुस्तक है, ठीक है। इसके अलावा हमारे एक और व्याकरणविद है जिनका नाम क्या है, हमारे कामता प्रसाद गुरु। और कामता प्रसाद गुरु ने 8 मानी और उनकी पुस्तक का नाम है आपका हिंदी व्याकरण, ठीक है, जो 1920 में बनी थी, छापी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन 21 भी कह रहा है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। कर्ता कारक वाला वाक्य बताना है आपको, ठीक है। कर्ता कारक वाला वाक्य कौन सा रहेगा, इनमें से बताना है फटाफट से। कर्ता कारक वाला वाक्य कौन सा रहेगा। चलिए फटाफट से आंसर देना है। चलिए, जिन बच्चों का आंसर ए है बिल्कुल सही है, क्यों है देखिए, यहां पर बात ही करिए ना, मोहन को जाना है। किसको जाना है, मोहन को, तो कर्ता की बात चल रही है। दूसरा क्यों नहीं हो सकता, शीला को रोटी खिलाओ। अब यहां पर कर्म का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिया पर, तो रोटी सामने आ रहा है, तो इसलिए आंसर ये नहीं रहेगा। श्याम को मत आना, क्या मत आना, यहां पर कर्ता की बात हो ही नहीं रही है। विवाह को पुस्तक दे दो, क्या दे दो, पुस्तक। तो पुस्तक किसको देना है, पुस्तक किसको देना है, देना पुस्तक देना, तो पुस्तक यहां पर क्या होगी, कर्म। यहां पर क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो जिन बच्चों का आंसर रहता बिल्कुल सही है। सरीका शब्द में विशेषण क्या रहेगा, जो सरीका शब्द है उसमें विशेषण क्या रहेगा। जैसे बोलते हैं ना कि तेरे सरीका व्यक्ति मैंने देखा नहीं है, ठीक है, तेरे सरीका व्यक्ति मैंने देखा नहीं है, तो इसमें से बताना है कि हमारा कौन सा विशेषण रहेगा। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसमें से बताना है कौन सा विशेषण रहेगा। चलिए, सरीका शब्द में बताना है आपको कौन सा विशेषण रहेगा। चलिए, आंसर आ रहा है फटाफट से, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, जिन बच्चों ने गणनावाचक लगाया, गणनावाचक कब होता है, जब संख्या में बात होती है। समुदायवाचक कब होता है, जब हम समूह की बात करते हैं। क्रमवाचक कब होता है, जब हम क्रम की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, गुणवाचक, यानी उसकी गुण बता रहा है कि कैसा है। तेरे सरीका आदमी मैंने देखा, तो आदमी की आगे क्या लग रहा है, सरीका, इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा, सरीका, ठीक है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, मैं प्रयुक्त विशेषण बताना है आपको। विद्वान व्यक्ति क्या होते हैं, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, ठीक है। व्यक्ति कैसे हैं, विद्वान, तो व्यक्ति बताना है, विद्वान व्यक्ति क्या होते हैं, पूज्य होते हैं। तो विद्वान जो शब्द है हमारा, ये विशेषण का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, विशेषण काम कर रहा है। निम्न में से बताना है आपको कि कौन सा विशेषण है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है भाई। चलिए, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। मैं प्रयुक्त आपको क्या करना है, विशेषण बताना है, इनमें से कौन सा रहेगा। चलिए बताइए फटाफट से। ठीक है, बिल्कुल डिक्टेट क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, विशेषण की क्वेश्चन है। चलिए, जिन बच्चों ने आंसर लगाया, देखो गुणवाचक बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, वो गुण की बात कर रही है। व्यक्ति का गुण कैसा है सर, विद्वान की जैसा है, कैसा है, विद्वान की जैसा है, इसलिए आंसर कराएगा गुणवाचक, ठीक है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में बताना है कौन सा विशेषण रहेगा, ठीक है। तो बहुत क्या है, एक विशेषण है, लेकिन कौन सा है, क्या गुणवाचक विशेषण है,
क्या संख्यावाची है, क्या सार्वनामिक है, या परिणाम बोधक है? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कौन सा आंसर इसका सही रहेगा। क्लियर है? ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो दूध इसमें क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछा है कि बहुत जो है हमारा कौन सा विशेषण है, ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। बहुत क्या रहेगा इसमें, कौन सा विशेषण रहेगा बहुत में? चलिए ध्यान से देखिए। गुणवाचक नहीं हो सकता क्योंकि ये गुण को नहीं बता रहा है, संख्यावाचक नहीं होता, संख्या को नहीं बता रहा है, सर्वनाम इसमें प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए आंसर कराएगा परिणाम। परिणाम बोधक क्या रहता है? जो जो किसको बताए, परिणाम को बताए। क्या बताए? परिणाम। परिणाम का मतलब रहता है कितना कितनी। परिणाम का मतलब क्या रहता है? जिसको मेजर करा जाए, जिसको क्या करा जाए, मेजर करा जाए। कितना कितनी शब्द आते हैं, ठीक है। कितना दूध देती है, बहुत दूध देती है। कितना कितनी मतलब कि हम जिसको तोल भाव करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, तोल, माप तोल, जिसमें माप तोल की बात हो बेटा, वहां पर हमारा कौन सा रहता है, वहां पर हमेशा क्या रहता है, परिणाम बचा, ठीक है। तो माप तोल की बात चली, किसी ने पूछा होगा कि कितना दूध देती है, उसने बोल दिया बहुत सारा, तो अब भैया माप लो। तो माप तोल की बात हो तो वहां पर कितना कितनी शब्द लगा के आप पूछ सकते हैं, गाय कितना दूध देती है, बहुत देती है। तो याद रख लेना बेटा, वहां पर क्या होता है, परिणाम बोधक होता है, ठीक है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहते हैं? फटाफट से आपको आंसर देना है कि जो क्रिया क्या नहीं करती, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? क्लियर है? चलिए, जो कर्म का बोध नहीं कराती वो क्रिया हमारी कौन सी कहलाती है? फटाफट से आंसर देना है, ठीक है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती वो क्रिया हमारी कौन सी कहलाती है? क्लियर है? देखिए, सकर्मक तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कर्म का वो सकर्मक कराती है। संयुक्त क्रिया कब होती है? जब दो क्रियाएं एक साथ आती है, ठीक है। प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? जब कोई व्यक्ति काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वहां पर होती प्रेरणात्मक। तो अकर्मक क्रिया बिल्कुल रहेगा। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा भी याद रख लो। जो क्रिया जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। और जो कर्म का बोध कराए वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण दीजिए। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण दीजिए। इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण देना है आपको, कौन सी रहेगी, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण देना है, क्लियर है? चलिए, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, इनमें फटाफट से आंसर देना है आपको। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी रहेगी? ठीक है। देखिए, चोर भाग गया, इसमें तो कोई एक ही क्रिया हो रही। राम बैठा है, बैठने का काम कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहां पर देखिए, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है। अब यहां पर एक ही काम हो रहा है, पढ़ाने का। लेकिन जब दो क्रियाएं एक साथ आए और एक कंप्लीट हो जाए, दूसरी अभी चल रही हो, तो वहां पर जो पहली वाली क्रिया रहती है वो पूर्वकालिक होती है। जैसे उदाहरण दे रखा है हमारे सामने, ऋषि पानी पीकर पीकर दौड़ते चला गया। तो दौड़ना एक अलग काम है, पहले उसने क्या काम करा, पीकर। तो पीकर इसमें क्या रहेगी, पीकर जो शब्द रहेगा हमारा क्या रहेगा, पूर्वकालिक उदाहरण रहेगा। इसलिए आंसर क्या रहेगा, ए। तो जिन बच्चों ने आंसर ही लगाया था बिल्कुल सही है। चलिए, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। क्रिया की व्युत्पत्ति किससे होती है? फटाफट से आंसर देना है। ये तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बिल्कुल सरल क्वेश्चन है कि क्रिया की व्युत्पत्ति कहां से होती है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। चलिए, फटाफट से आंसर दीजिए। दो तीन क्वेश्चन और हैं आपके पास, तीन चार क्वेश्चन और बचे हैं। क्रिया की व्युत्पत्ति कहां से होती है? देखिए बेटा, क्रिया की उत्पत्ति हमेशा कहां से होती है? धातु से होती है। संज्ञा से नहीं होती, ना सर्वनाम से होती है, ना क्या होती है, धातु। और धातु से होती है। धातु को हम क्या कहते हैं? धातु को हम क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप, ठीक है। इसको एक नाम से जाना जाता है, क्रिया का मूल रूप। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, ठीक है। मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है, ठीक है। चलिए, अगर मान लो खा धातु है हमारी, अगर इसमें मैं क्या जोड़ दूं, ना जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा? खाना। तो ये क्रिया खाना कहलाएगा और खा क्या कहलाएगा? इसमें धातु कहलाएगी, क्लियर है। चलिए, निम्न में से बताना है आपको, भाववाच्य बताइए। भाववाच्य बताना है निम्न में से कौन सा रहेगा, ठीक है। वाच्य के क्वेश्चन आ गए आपके, वाच्य बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य होगा, क्लियर है।
भाववाच्य निम्न में से बताना है आपको कौन सा रहेगा। तुम फूल तोड़ोगे, इसमें क्या हो रहा है, तुम फूल तोड़ोगे, फूल तोड़ोगे, तो फूल यानी क्या हो रहा है यहाँ पे कर्म। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, बच्चे, कौन खेल रहे हैं, बच्चे, यहाँ पे कर्म, कृत्यवाच्य आएगा, ये यहाँ पे कर्म आएगा। पुस्तकें लिखी जाती, क्या लिखी जाती, पुस्तकें, यहाँ पे क्या है, कर्म। लेकिन अब चला जाए, अब चला जाए, ये हमारा कौन सा रहेगा, भाववाच्य का उदाहरण रहेगा। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जरूरी नहीं है कि नहीं जाता, नहीं जाता से शब्द आए। ठीक है, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप बताइए, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। ठीक है, इस वाक्य का क्या बताना है आपको, कर्मवाच्य रूप बताना है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं और बच्चे गलत करके आते हैं, तो आपको फटाफट से बताना है कौन सा जो रहेगा हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट से आंसर देना है। राम रोटी नहीं खाता, राम से रोटी खाए जाते हैं। देखो इसमें नई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, राम ने रोटी खाई, इसमें नई शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। राम रोटी खाएगा, इसमें नई का प्रयोग नहीं हुआ है। तो राम से रोटी नहीं खाई जाती, तो यहां से क्या नहीं खाई जाती, क्या नहीं खाई जाती, रोटी। ठीक है, क्या नहीं खाई जाती, रोटी। तो इसलिए यहाँ पर नकारात्मक वर्ड प्रयोग हुआ, तो आपको नकारात्मक उसमें भी करना है, इसलिए आंसर क्या रहेगा हमारा सी। तो यहाँ पर आप पूछ लीजिए ना, जब भी हमें कर्म की पहचान करना हो तो हम क्या करते हैं, क्या लगाकर पूछते हैं, क्या लगाकर क्रिया से पूछते हैं, क्या नहीं खाई जाती। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, आंसर यहां से निकल के आ रहा है, आंसर आ रहा है रोटी, क्या आ रहा है, रोटी। तो क्या लगाकर हमें क्रिया से पूछना है, जो आंसर निकल के आया वही क्या होता है, कर्म। तो इसमें क्या रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से भाववाच्य बताना है आपको। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है, कौन पुस्तक पढ़ता है, मोहन। तो यहाँ पे कर्मवाच्य। श्याम पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र, क्या पढ़ता है, पुस्तक। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी कृत्यवाच्य आएगा आपका, यहाँ पे भी आपका, सॉरी, यहाँ पे भी आपका कर्मवाच्य आएगा, क्योंकि इसका प्रभाव पड़ रहा है क्रिया पर, पुस्तक का। यहाँ पे भी कर्मवाच्य आएगा, क्योंकि क्या लिख रहा है वो, पत्र, पत्र लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पत्र। यहाँ पे भी क्या आएगा, कर्म। लेकिन मोहन से बैठा नहीं जाता, देखो नहीं जाता वाला शब्द आ गया, तो आपको क्या लगाना है, सी। तो बिल्कुल आंसर सही है, जिन बच्चों ने आंसर सी लगाया था बिल्कुल सही है, क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए जुड़ना नहीं भूलना है आपको माइंड फॉर एकेडमी की ऑफिशियल चैनल पर। और जिन बच्चों ने बेटा पेड कोर्स नहीं लिया है और अभी होली के ऑफर में बेटा बहुत ही कम प्राइस में आपको कोर्स अवेलेबल हो रहा है, तो फटाफट से आपको कोर्स ले लेना है। ठीक है, चूकना नहीं है। ठीक है, 990 में आपको कोर्स मिल रहा है हिंदी का। फिर आप बाद में कहोगे सर आपने कोर्स की वैल्यू बढ़ा दी है, तो बेटा जल्दी से जल्दी आपको कोर्स परचेस कर लेना है, जुड़ना नहीं भूलना है, क्लियर है। चलिए, संडे को आपकी छुट्टी रहेगी और मंडे को आपकी जरूर क्लास आएगी। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, और एक चीज और, सभी को बेटा होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवार को और आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।